हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दिस इज मोहम्मद शुएब इब्राहिम एंड बेसिकली आई बिलोंग्स टू सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। सो गाइस, जो फिलहाल मैं आप लोगों को सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स, एफएम एंड आरसीसी, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। सो गाइस, आज का जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं आरसीसी का, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। बैक टू बैक लेक्चर्स डालते रहेंगे, कभी फ्लूइड का कभी आरसीसी का। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ग्रेड ऑफ पीसीसी। देखिए, हमने पीसीसी क्या होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और आरसीसी क्या होता है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। सो गाइस, अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा आपको अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा पीसीसी और आरसीसी में। जिन्होंने देख लिया होगा तो उनको तो इजीली समझ में आएगा ही। खैर, और जिन्होंने नहीं देखा तो यार वो मेरा लेक्चर वन देखिए जरा आरसीसी का, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम ग्रेड ऑफ पीसीसी की। M5, M7.5, M10, M15, M20, M25, M30 अप टू M80। अब देखो, मैंने कुछ ये ग्रेड्स लिखे हैं किसके, पीसीसी के। पीसीसी की जरा फुल फॉर्म लिख देता हूं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। जब आप कंक्रीट बनाते हो ना, किसी ग्रेड का ही तो बनाते हो ना, कुछ रेशियो लेते हो, कुछ सीमेंट लेते हो, कुछ सैंड लेते हो, कुछ एग्रीगेट लेते हो, तो कोड के कुछ ग्रेड्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग आपको लेना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अच्छे से बताऊंगा बिल्कुल, एम क्या होता है, 5 क्या होता है, इसका क्या मीनिंग होता है। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको। तो M5 का जरा ग्रेड देख लेते हैं हम। 1:5:10। फिर है हमारा M7.5, 1:4:8। फिर है हमारा M10, 1:3:6। फिर है हमारा M15, 1:2:4। फिर है हमारा M20, 1:1.5:3। फिर है M25, 1:1:2। और फिर उसके बाद M30 हो गए फिर हमारे डिजाइन मिक्स। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो आरसीसी होता है हमारा, आरसीसी आरसीसी जो हम कोड फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं IS, इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000। देखो, अब यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या बनेंगे? ऑब्जेक्टिव्स ये बनेगा, पहला ऑब्जेक्टिव यहां से कि अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 विच आर द ग्रेड्स ऑफ पीसीसी अवेलेबल। तो कौन कौन से अवेलेबल है? M5 से लेके M80 तक है। अब वो बोलेगी M5 से M70, आपको ये टिक नहीं मारना। आपने टिक कौन सा मारना है? M5 से M80। ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू कोड अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू कोड। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000। इससे पहले जो कोड था हमारे पास, इससे पहले कोड था हमारे पास IS 456/1978। उसके बाद जब ये रिवाइज हुआ 2000 में। अब इसके बाद जब रिवाइज होगा तो नया कोड हो जाएगा। चाहिए तो अभी फिलहाल हमने फॉलो कौन सा करना है? 456/2000। अब गाइस, हमें ये समझना है कि ये M5 हो गया, 7.5 हो गया, सर आप ये क्या बता रहे हो? इसका भी कुछ मीनिंग होगा ना। तो चलो इसका मीनिंग समझते हैं, और M का क्या मतलब होगा, सब कुछ जीरो जीरो लेवल से समझाऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना है। और यार, सबसे पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, तभी तो मज़ा आएगा लेक्चर्स डालने में। फिर उसके बाद हम अपना वो स्टार्ट करेंगे, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। जैसे भी डिमांड आएगी ना एस्टिमेशन कॉस्टिंग की, तो फिर उसी को स्टार्ट कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो, ये तो हो गया इसका क्या, ये तो हो गया ग्रेड।
ग्रेड ऑफ पीसीसी, ग्रेड ऑफ पीसीसी। ये क्या हो गया इसका रेशियो। अभी अच्छे से बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, थोड़ा पेशेंस रखिए। और अब आ गया इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जो पीसीसी होता है स्ट्रॉन्ग किस में होता है, पीसीसी का मतलब क्या, कंक्रीट ही तो होता है ना, कंक्रीट ही तो होता है ना, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो उसका उस किस चीज में स्ट्रांग होता है, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब में वो स्ट्रांग होता है तो वही चीज उसकी फाइंड करनी होती है हमने, और वही चीज को ज्यादा हमें फोकस करना होता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, M5, M5 की कंप्रेसिव, और वी कैन से दैट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। बहुत क्वेश्चन बनता है यहां से इंटरव्यू में, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से। अच्छे से करवा दूंगा, इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे। तो 5 का मतलब यहां पर क्या हुआ कि जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग, मतलब 28 दिन जब आप उसको, सपोज आप कोई कंक्रीट बना रहे हो किसी भी ग्रेड का, किसी भी ग्रेड का आप कोई भी कंक्रीट बना रहे हो, और 28 डेज तक आपने लगातार उसमें डेली क्या करी, क्यूरिंग करी। क्यूरिंग का मतलब क्या होता है कि उसको वाटर देना, मतलब उसको सिंपल लैंग्वेज में आपने अगर सुना होगा कि उसकी तराई कर देना, तराई वाटर से करते हैं ना। कभी कभी आपने देखा होगा जूट बैग्स बांधते हैं हम और उस पर वाटर डाल देते हैं, क्यों डालते हैं, उसकी क्यूरिंग करने के लिए। अच्छे से बताऊंगा क्यूरिंग क्यों की जाती है, बोगिस कंपाउंड जो बनते हैं, सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखिए आप। तो फिलहाल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और या फिर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग। तो अब ये है जैसे हमारा M5, तो कितना हो जाएगा इसका, M5 का हो जाएगा 5 न्यूटन पर mm²। 28 दिन के बाद कितनी स्ट्रेंथ देगा ये, 5 न्यूटन पर mm², या फिर मेगा पास्कल भी बोल सकते हैं ना इसको। इसी तरीके से फिर हमारा आ गया M7.5। देखो जो इसके सफिक्स में लिखा है ना, ये सफिक्स में लिखा है मैंने इसके, ये ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है आफ्टर, ध्यान से सुनना, आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, 28 डेज ऑफ क्यूरिंग ही है कि 28 दिन क्यूरिंग के बाद ही इसको ये स्ट्रेंथ मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी, उससे पहले कुछ और मिलती होगी। तो 7.5 की कितनी हो जाएगी, M7.5 की हो जाएगी 7.5 न्यूटन पर mm², या फिर मेगा पास्कल। ऐसी M10 की 10 न्यूटन पर mm², या फिर मेगा पास्कल। M15 की 15 न्यूटन पर mm², या फिर मेगा पास्कल बोल सकते हैं आप। M20 की 20 न्यूटन पर mm², या फिर मेगा पास्कल। और ऐसी फिर M25 की 25 आ जाएगी, और 30 की 30 आ जाएगी। इसी तरीके से M80 की 80 आ जाएगी, 80 न्यूटन पर mm², या फिर इसको मेगा पास्कल भी बोल सकते हैं। अब आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि सर जो ये ग्रेड ऑफ पीसीसी होता है, इसमें जो ये सफिक्स में लिखा हुआ है 5, 7.5, 10, 15 जो भी लिखा हुआ है, 20, 25, 30, 80, 70, 75 जो भी लिखा होगा, उसका मतलब ये होता है कि वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग। ये तो आपको पता चल गया। और किस में होती है वो, मेगा पास्कल में, न्यूटन पर mm² में। मतलब ये है कि 28 दिन के बाद वो इतना लोड बियर कर लेगी, या फिर मैं बोल सकता हूं कि इतना स्ट्रेंथ गेन कर लेगी वो, जो भी आप क्या बना रहे होंगे, पीसीसी बना रहे होंगे, जिस भी ग्रेड का बना रहे होंगे। अब बात यहां पे ये आती है कि सर इसका M का क्या मतलब होता है, इसका 1:5:10 का क्या मतलब होता है। सबसे पहले आप ये सब चीजें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक ग्रेड को पकड़ेंगे, उस ग्रेड को पकड़ के फिर हम पूरा का पूरा इसमें से जो भी इसमें निचोड़ होगा वो निचोड़ निकालेंगे इसका, ठीक है। सपोज हम बात करेंगे M20 की आज, ठीक है। इसको मैं रफ करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। M20 की बात करिए हमने, सपोज M20, तो
M20 का ग्रेड कितना है? 1:1.5:3, यही होता है ना? 1:3 ही तो होता है ना? हाँ, 1:3 ही होता है। अब सबसे पहले बात करेंगे इस m का क्या मतलब है। इस m का क्या मतलब है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई भी ग्रेड बोलेगा वो आपको, और वो पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ m, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1:1:1.5:3, इसका क्या मीनिंग है, वो सब चीजें पूछेगा आपसे। तो m का मतलब क्या होता है? मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ सीमेंट, मिक्सचर ऑफ सीमेंट प्लस सैंड, सैंड को और क्या बोलते हैं? फाइन एग्रीगेट, सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट। एग्रीगेट यहां पे जनरली कोर्स एग्रीगेट की बात करते हैं हम, कोर्स एग्रीगेट, मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट। एम का मतलब तो ये हो गया मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट एंड वाटर। अब आप बोलोगे सर वाटर भी तो मिलाते हैं, वाटर एम नहीं डिनोट करता वाटर को, एम यहां पे सिर्फ डिनोट करता है सीमेंट सैंड और एग्रीगेट को। एम जो वाटर डिनोट करता है, वाटर जाता है फिर वाटर बाय सीमेंट रेशियो पे, W/C रेशियो। अच्छे से बताएंगे आप वाटर बाय सीमेंट रेशियो भी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, फिलहाल यही समझिए। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा और इंटरेस्ट भी आएगा, और अगर यहां से वहां कूदेंगे ना तो मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो अब इसका मतलब क्या है? 1:1.5:3। 1 का मतलब है कि 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, एक पार्ट सीमेंट का लेना है हमने। कोई भी ग्रेड बनाओगे आप कंक्रीट का, सपोज M20 बना रहे हो, 1.5 पार्ट आपने सैंड का लेना है और 3 पार्ट आपने किसके लेने हैं? एग्रीगेट के लेने हैं। अब आप ये जो मिक्सचर है दो तरीके से बना सकते हो। नंबर 1 बाय वॉल्यूम और दूसरा बाय वेट। अब आप बोलोगे सर क्या मतलब है इसका? मतलब भी बताएंगे। पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक क्वेश्चन और यहां पे बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 या फिर IS कोड कौन सा रिकमेंड करता है आपको मिक्सचर बनाने के लिए, बाय वॉल्यूम करता है या बाय वेट करता है? तो आप हमेशा हमेशा याद रखना, कोड रिकमेंड करता है बाय वेट, कि बाय वेट अगर आप मिक्सचर बनाओगे तो परफेक्शन रहेगी। अदरवाइज अगर बाय वॉल्यूम बनाओगे, बाय वॉल्यूम की मैं बताऊंगा आपको क्या उसकी ड्रॉबैक्स है, वो भी अच्छे से बताऊंगा कि बाय वॉल्यूम की क्या ड्रॉबैक्स होती हैं। वो थोड़ा सा भी पेशेंस रखिए आप, जब टॉपिक आएगा तभी करेंगे। तो बाय वॉल्यूम बाय वेट। अब बाय वॉल्यूम क्या होगा? बाय वॉल्यूम सपोज आपने एक बकेट ले ली, सपोज आपने एक बकेट ले ली। अब आपने क्या करा, आप सपोज M20 ग्रेड का कंक्रीट बना रहे हो, तो आपने क्या करा, एक बकेट 1 है ना, एक बकेट आपने सीमेंट की ले ली, फिर आपने 1.5 एक बकेट और आधी बकेट फिर आपने किसकी ले ली? सैंड की ले ली, और 3 बकेट आपने एग्रीगेट की ले ली, और उसको सबको मिलाया और कंक्रीट बना लिया। और वाटर जो है वाटर बाय सीमेंट रेशियो के अकॉर्डिंग आपने उसमें डाल के कंक्रीट बना लिया। तो इस हिसाब से तो आपका M20 ग्रेड कंक्रीट बन जाएगा। अब बात करते हैं बाय वेट। बाय वेट में कैसे करोगे? अगर आपने 1 kg सीमेंट लिया, या फिर एक बैग बोल सकते हैं, बैग तो नहीं बोलेंगे, केजी में बाय वेट में तो वेट ही आएगा ना। 1 kg आपने सीमेंट लिया, 1.5 kg आपने सैंड लिया और 3 kg आपने एग्रीगेट को मिलाया और मिक्सचर बना लिया। ये हो गया बाय वेट। कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंस तो नहीं है ना इसमें, समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को। अब मैंने आप लोगों को बताया था, अब आपको अच्छे समझ में आ गया कि 1 का क्या मतलब होता है? सीमेंट, 1.5 का मतलब सैंड और 3 का मतलब एग्रीगेट। 20 का मतलब मैंने आपको अभी बताया। 20 इसकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, या फिर इसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। N/mm², या फिर मेगा पास्कल भी बोल सकते हैं इसको। आफ्टर 28 days ऑफ क्यूरिंग। तो 20 का मीन्स भी आपको पता चल गया। अब हम बात ये करते हैं कि ये जो हम 20 N/mm²
स्ट्रेंथ आती है, हमें पता कैसे चलता है? आपने क्या करना होता है कि आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को निकालने के लिए एक टेस्ट करना होता है, जिसको हम कल अच्छे से मैं आपको पूरा समझाऊंगा। तो आपने क्या होता है कि आपने क्यूब्स बनाने होते हैं, क्यूब्स कंक्रीट के। जनरली जो हम क्यूब्स बनाते हैं वो बनाते हैं 150 mm क्यूब का। 150 mm क्यूब का आप क्या एक मोल्ड लेते हो, उसमें कंक्रीट भरते हो और 28 डेज तक उसमें क्या करते हो, आप क्यूरिंग करते हो, वाटर उसमें स्प्रिंकल करते हो, और फिर उसके बाद आप उसकी स्ट्रेंथ निकालते हो। और उसकी स्ट्रेंथ कितनी आती है? अगर मैं M20 का ग्रेड बना रहा हूं तो 28 डेज के बाद उसकी स्ट्रेंथ आती है 20 न्यूटन पर mm²। यही मतलब है ना इसका। अब एक चीज बताइए कि मान लो आपने एक दिन के बाद स्ट्रेंथ को फाइंड करना है। देखो आप लोग टेस्ट कर रहे हो ना, आप लोग टेस्ट कर रहे हो, ये 28 दिन के बाद बताएगा। मतलब आज आपने अगर क्यूब को बनाया तो 28 दिन के बाद आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। क्या जरूरी है कि 28 दिन के बाद ही टेस्टिंग करोगे? कोड ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि 28 दिन के बाद ही करना है। कोड तो बस ये कह रहा है कि 28 दिन के बाद उसको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मिल जाती है। कोड तो बस इतना कह रहा है। कोड ने ये नहीं कहा कि उसको एक दिन के बाद नहीं आप उसकी टेस्ट कर सकते, स्ट्रेंथ नहीं निकाल सकते। अब कोड क्या कहता है जरा वो देख लेते हैं, और यहीं से आपके काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स और इंटरव्यू के क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको रफ कर देते हैं। नोट करते रहना यार, इंपॉर्टेंट चीजें हैं काफी, हल्के में मत लेना इन सब चीजों को। डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसकी निकालते हैं? सपोज M20 की निकालते हैं। चलो अब मैंने क्या बताया आपको? मैंने आपको बताया कि 28 दिन में कितनी स्ट्रेंथ मिलती है M20 की? 20। तो एक दिन में कितनी मिलेगी? अगर मैंने आज कंक्रीट का कोई क्यूब बनाया और उसको 24 आवर्स के बाद मैं उसको टेस्टिंग करूंगा तो वो कितनी स्ट्रेंथ देगा? तो वो देगा आपको 16% ऑफ 20 न्यूटन पर mm²। मतलब कि अगर आपने ये चेक करना है कि हमने जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट बनाया है वो एकदम एक्चुअल बना है या नहीं बनाया, वो या फिर इतनी स्ट्रेंथ दे भी रहा है, 20 दे भी रहा है या नहीं दे रहा, तो जरूरी नहीं है कि आपको उसको 28 दिन तक ही वेट करना है। आप आज क्यूब बनाइए और उसको 24 घंटे के बाद उसको टेस्ट कर लीजिए। टेस्ट कैसे करते हैं? एक हमारे पास कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन होती है CTM, जिससे हम क्या करते हैं, लोड लगाते हैं और जहां पर वो ब्रेक होना स्टार्ट होता है वहीं पर ही हम उसको रोक देते हैं, और उसमें से जो भी उसकी क्या आती है, जो भी उसकी स्ट्रेंथ आती है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो अब आपने क्या करना है, एक दिन के बाद आपने टेस्ट करना है, तो उसकी जाहिर सी बात है कि उसकी स्ट्रेंथ उस टाइम कम होगी। कितनी होगी? 16%। तो कितना होनी चाहिए? तो 16% ऑफ 20 कितना हो जाएगा? 3.2 न्यूटन पर mm²। मतलब ये है कि एक दिन के बाद उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? 3.2 न्यूटन पर mm²। 3 डेज के बाद 40% ऑफ 20 न्यूटन पर mm²। कितना हो जाएगा? 4 2 से 8। स्ट्रेंथ बढ़ रही है, देखो 8 न्यूटन पर mm²। फिर उसके बाद 1 हो गया, 3 डेज हो गया। फिर करते हैं आप, देखो ऐसा नहीं है कि 2 दिन के बाद करोगे आप, या तो आपने एक दिन के बाद करना होता है या फिर उसके बाद 3 दिन के बाद करना होता है, 3 डेज के बाद। अब आप करोगे 7 डेज के बाद। 7 डेज जहां हुए इसमें क्यूरिंग करते रहना है आपने। 7 डेज के बाद जो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी वो देखो कितनी गेन करेगा एकदम से, 65 to 67%। किसकी? 20 न्यूटन पर mm²। कुछ भी लाई करेगा 65 67 के बीच में करेगा अगर लाई, तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल एक्चुअल है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ उसकी 20 ही है। आपको जरूरी वेट नहीं है 28 डेज तक ही आपने वेट करना है, आप 7 डेज के बाद निकाल सकते हो। फिर आप निकालोगे 14 डेज के बाद। 14 डेज के बाद होता है शायद 90 to 95। हाँ, 14 डेज के बाद आपने जो स्ट्रेंथ मिलती है वो 90 to 95% ऑफ 20 न्यूटन पर mm²। कुछ भी हो सकता है, निकालो आप जरा इसको। फिर आप उसके बाद कितने दिनों के बाद निकालोगे? 28 डेज। वही 28 डेज और जब आप क्यूरिंग करोगे आप 28 दिन तक, तब कितनी स्ट्रेंथ मिलती है?
ये मिलेगी ना 20, तो ये कितनी है, तो इसकी 100% हो गई ना। तो 28 डेज के बाद आप बोल सकते हो कि वी गेट 99 to 100% ऑफ 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स अच्छे खासे बन जाते हैं यहाँ पर। वो बोलेगा कि एक दिन के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी, कोई भी ग्रेड बता देगा, तो आप सीधा करना ना 16% इंटू जो भी ग्रेड देगा उसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर देना। 7 डेज के बाद बोलेगा तो 65 और 67 के बीच में जो भी लाई कर रही होगी उसको टिक मार देना है, और 28 डेज के बाद तो एज इट इज उसकी पूरी 100% स्ट्रेंथ मिल जाती है। अब आप एक चीज सोचिए कि क्या ये इसकी फाइनल स्ट्रेंथ होती है 28 दिन के बाद, जो ये पूरी की पूरी स्ट्रेंथ गेन करता है हमारा कंक्रीट, वो करता है 1 ईयर में। 1 ईयर, 1 साल तक बोगीज कंपाउंड बनते रहते हैं। अब ये देख लीजिए, अभी आप समझ में नहीं आ रहा होगा बोगीज कंपाउंड क्या होते हैं, बताता हूँ उसको, अभी थोड़ा वेट करो। 1 साल में करता है 120 to 125% ऑफ 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब इसको निकाल लेना, जितना भी होगा इसका 120 to 125% लेना, 20 का मल्टीप्लाई कर लेना इसको 120 डिवाइड बाय 100 इंटू 20। तो वो जो स्ट्रेंथ होती है, वो जो एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है इसकी कितने दिन के बाद, 1 साल के बाद पूरी जो स्ट्रेंथ गेन करता है हमारा कंक्रीट 1 साल में करता है। ये देख लीजिए 28 दिन में तो वो पूरी 100% करता है, और उसके बाद 120 to 125 तक जाता है वो। तो समझ में आ गया होगा खैर आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो ठीक है, फिर अगर ये समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना यार, जैसा भी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा वो भी बताना, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो वो भी बता देना यार। फिर उसके बाद क्यों इतनी मेहनत करनी है, फिर और ज़्यादा मेहनत करेंगे ना, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। फिलहाल जो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वो बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की। देखो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए यार ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलो ठीक है फिर, थैंक यू, खुश रहिए आप सभी लोग।